हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे, तैयारी आपकी अच्छी खासी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं राजस्थान के लोक नाट्य। महत्वपूर्ण थ्योरी अपन कवर करेंगे, कुछ इसमें डायग्राम और चित्र भी अपन ने ऐड किए हैं ताकि आपको है वो इजी वे में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। तो राजस्थान कला संस्कृति का ये टॉपिक है और कला संस्कृति के टॉपिक यानी कि लोक नाट्य लोक नृत्य, इनमें से एकाध प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि लोक नाट्य है क्या। क्या है सर लोक नाट्य? लोक का मतलब लोगों के द्वारा किया जाने वाला नाटक। सीधी भाषा में अपन समझते हैं इसे, तो लोगों के द्वारा जो नाटक, मनोरंजन के लिए जो नाटक किए जाते हैं उसको लोक नाट्य कहा जाता है। लोक यानी आम जनता, अभिनय यानी जिसे अपन नाटक बोलते हैं उसी को अपन लोक नाटक कहते हैं। आम जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता की भाषा में प्रस्तुत की जाने वाली जो शैली होती है उसको लोक नाटक कहते हैं। पुराने जमाने में मनोरंजन के लिए इस शैली को प्रमुख रूप से यूज में लेते थे। अब इसमें तमाशा हो जाते हैं, तो ख्याल हो जाता है, नौटंकी हो जाती है, रम्मत हो जाती है, काफ़ी है जो अपन इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार के लोक नाट्य हैं, इनके अलग अलग नाम है। तो अपन राजधानी से शुरू करेंगे। अपन जो अपनी राजधानी है जयपुर, जयपुर से अपन शुरू करेंगे और अपन ख्याल से शुरू करेंगे ना। ख्याल भी ख्याल का मतलब ये होता है, ख्याल का मतलब खेल होता है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार का नाटक है, नाटक के रूप में ख्याल की जाती है। अब नाम से सीधा आपको स्पष्ट है जयपुरी ख्याल, तो मतलब इसका ये है कि जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में की जाती है जयपुरी ख्याल। तो जयपुरी ख्याल है वो प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाएगा कि जयपुरी ख्याल है वो कहाँ से की जाती है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि जयपुरी ख्याल अन्य ख्यालों से भिन्न क्यों है। तो जयपुरी ख्याल अन्य ख्यालों से भिन्न ये है कि बाकी सभी ख्यालों में जो स्त्री पात्र होते हैं ना उनकी भूमिका पुरुष निभाते हैं, जबकि जयपुरी ख्याल में जो स्त्री पात्र होते हैं ना उनकी भूमिका स्वयं स्त्रियां ही निभाती है। चूँकि जयपुर सिटी है और पुराने ज़माने से भी अगर अपन मानते हैं तो गाँव में जो रूढ़िवादी चले आ रहे हैं, गाँव में थोड़ी सी पुरानी सोच होती है और सिटी में थोड़ा सा है वो प्राथमिकता दी जाती है महिलाओं को। तो इसी वजह से जयपुर में जो ख्याल होता था, जयपुर के राजा के दरबार में जो गुणीजन खाना होता था उसमें जो महिला कलाकार होती थी, तो जब ये जयपुरी ख्याल होता था तो उस टाइम पे महिलाएं जयपुरी ख्याल में भाग लेती थी। बाकी अन्य जितने भी ख्याल है, कुचामणी ख्याल है, शेखावटी ख्याल है, हेला ख्याल है, और इनमें किसी में भी महिलाएं हैं वो भाग नहीं लेती, महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। ये चीज़ क्लियर है। जयपुरी ख्याल अन्य ख्यालों से भिन्न इस वजह से है कि इसमें महिला पात्रों की भूमिका महिलाएं निभाती है। ये जयपुरी ख्याल है 18वीं सदी के आसपास में इसका है वो विकास होता है। और ये गुणीजन खाना की जो कलाकार जो स्त्रियां होती है ना वो इसमें भाग लेती थी। गुणीजन खाना क्या है सर? ये तो ये देखो गुणीजन खाना है ना, जो जयपुर के जो कलाकार होते थे ना उनको आश्रय देने के लिए जयपुर के महाराजा ने शुरू किया था गुणीजन खाना, सूरत खाना, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के इनका एक कंप्लीटली सेपरेट डिपार्टमेंट होता था, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का काम होता था। तो इसका नाम था गुणीजन खाना। और गुणीजन खाना में कौन रहते थे? कलाकार रहते थे, और उन कलाकारों में से जो महिला कलाकारें होती थी वो इसमें भाग लेती थी। इसके प्रमुख जो नाटक होते हैं ना, किस किस नाटक पर ये आधारित होती है? तो इसमें जोगी जोगन तो है सबसे लोकप्रिय नाटक। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि जयपुरी ख्याल का सबसे लोकप्रिय नाटक कौन सा है? तो वहाँ पे याद रखना आपको, जयपुरी ख्याल का जो सबसे लोकप्रिय नाटक है वो जोगी जोगन है। जयपुरी ख्याल का सबसे लोकप्रिय नाटक। कान गुजरी, अब ये कान गुजरी शब्द ना ये मैक्सिमम हर ख्याल में आपको देखने को मिलेगा। हर ख्याल, हर रम्मत हो गई, तमाशे हो गए, जिनमें लगभग में ये कान गुजरी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक वर्ड है वो आपको यहाँ पे देखना है। अब प्रश्न यहाँ से पुटअप होके आएगा अगर आपके एग्जाम में आएगा तो, जोगी जोगन व रसीली तंबोलन का संबंध किस ख्याल से है? जोगी जोगन व रसीली तंबोलन का संबंध जयपुरी ख्याल से है। जयपुरी ख्याल की विशेषता यह भी है कि स्त्री पात्रों की भूमिका स्वयं स्त्रियां निभाती है। जोगी जोगन, रसीली तंबोलन का संबंध जयपुर ख्याल से है।
इसमें मुक्त शैली होती है, गायन और अभिनय के नियम कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जो जयपुरी ख्याल होती है ना, इसमें नियम इतने हार्ड नहीं होते, एकदम नॉर्मल से नियम होते हैं। और इसमें नवाचार भी इसमें किया जाता है। इसमें क्या गुंजाइश रहती है, इसमें न्यू इनोवेशन की गुंजाइश रहती है, यानी कि इस जयपुरी ख्याल में है ना वो नवाचार भी किए जाने की संभावना रहती है। मुक्त शैली है, ये रूढ़िवादी नहीं है। जयपुरी ख्याल है ना वो मुक्त शैली है, रूढ़िवादी नहीं है। इसके नियम इतने ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं। तो अपन ने क्या देखा जयपुरी ख्याल में? जयपुरी ख्याल से पहला प्रश्न तो ये पुटअप होकर आ सकता है कि महिला पात्रों की भूमिका महिलाएं निभाती हैं। दूसरी चीज है कि इसका सबसे जो प्रमुख नाटक होता है ना वो जोगी जोगन है। सबसे प्रमुख जो कहानी होती है ना वो जोगी जोगन की कहानी और रसीली तंबोलन की कहानी है। मुक्त शैली पाई जाती है इसमें, और नवाचार, राजस्थान का ऐसा कौन सा ख्याल है जिसमें नवाचार की गुंजाइश रहती है? तो नवाचार की गुंजाइश जयपुरी ख्याल में रहती है। गुणीजन खाना की जो महिला कलाकार थी वो इसमें भाग लेती है। जयपुरी ख्याल के बाद में आ जाता तुर्रा कलंगी। अब ये देखो, पहले इसका नाम तुर्रा कलंगी नहीं था, ये थोड़ी है कि डायरेक्टली इसका नाम तुर्रा कलंगी हो गया। तुर्रा कलंगी होता क्या है? तुर्रा कलंगी, देखो यहाँ पे तो तुर्रा तो भगवान शिव का प्रतीक है, कलंगी माँ पार्वती का प्रतीक है, लेकिन वास्तव में तुर्रा कलंगी होता क्या है थोड़ा अपन अगर डिटेल से देखते हैं तो एक पगड़ी होती है, और पगड़ी के ऊपर जब अपन देखते हैं, अपन किसी दूल्हे की पगड़ी देखते हैं, अपन किसी की बारात में जाते हैं और दूल्हा होता है, दूल्हे की पगड़ी पे अपन देखते हैं एक तो तुर्रा होता है ना, जो लंबा सा होता है, और एक उसके साइड में होती है वो कलंगी होती है। तो पुराने जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तो वहां पे ये लोग कौन, यानी कि तुकनगीर और शाह अली, ये क्या राजा के दरबार में भगवान शिव और पार्वती की कहानी सुनाया करते थे। तो एक बार ये क्या कर रहे थे, चंदेरी के राजा के दरबार में चले गए। अब चंदेरी पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो चंदेरी के राजा के दरबार में जाके भगवान शिव और माँ पार्वती की कहानी सुना रहे थे। तो कहानी से चंदेरी का राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने स्वयं की पगड़ी से एक तो तुर्रा निकाला और एक कलंगी निकाला, और फिर वो इन दोनों को दे दिए। किनको? जो कहानी सुना रहे थे, जो यहाँ पे संत तुगनगिर और शाह अली। तो संत तुगनगिर को तो दिया इन्होंने तुर्रा, जो हिंदू संत थे उनको तो इन्होंने तुर्रा दिया, और जो मुस्लिम संत थे उनको दिया कलंगी। तभी से इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि आज से हम भगवान शिव और माँ पार्वती की जो कहानी सुनाएंगे उसका नाम हम तुर्रा कलंगी रखेंगे। तब से इसका नाम है वो तुर्रा कलंगी पड़ा है। और ये भगवान शिव और माँ पार्वती की कहानी पर आधारित है। देखो इसमें दो प्रकार के झंडे भी होते हैं, एक तो भगवा कलर का और एक हरा कलर का, दोनों प्रकार के झंडे होते हैं इसमें। हिंदू संत का नाम है तुगनगिर, मुस्लिम संत का नाम है शाह अली। देखो ये संत तो मुस्लिम है, लेकिन ये माँ पार्वती का रोल करता है इसमें, है ना। दोनों में क्या है, एक प्रतियोगिता होती है, आमने सामने बैठ करके एक प्रतियोगिता होती है। एक तरफ तो भगवा कलर का ध्वज रहता है, दूसरी तरफ हरा कलर का ध्वज रहता है, और आमने सामने की एक प्रतियोगिता होती है। ये एक काव्य दंगल है। क्या है? तुर्रा कलंगी एक काव्य दंगल है। राजस्थान में कौन सा ख्याल काव्य दंगल के रूप में किया जाता है? तो तुर्रा कलंगी है वो काव्य दंगल के रूप में किया जाता है। 400 वर्ष पुरानी ये परंपरा है। कितने साल पुरानी परंपरा है? 400 वर्ष पुरानी परंपरा है। देखो दो दल होते हैं वो आमने सामने बैठ जाते हैं, एक दल है वो इधर बैठ जाएगा, एक दल है वो इधर बैठ जाएगा। दोनों दल आमने सामने बैठते हैं और संवाद होता है आपस में। जैसे अपन छोटे थे, अपन स्कूल में जाते थे और अपन इंताक्षरी करते थे ना, आमने सामने से जब इंताक्षरी करते थे अपन, तो वही इनका रोल रहता है। आमने सामने बैठ करके ये यानी कि संवाद के माध्यम से सवाल जवाब करते हैं। और विशेष तौर पर राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है ही इसका। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में गोसुंडा और निम्बोहेड़ा क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। और राजस्थान से बाहर अपने एमपी जो अपन ने देखा अभी चंदेरी, वहाँ पे भी ये लोकप्रिय है। और इसका नाम तुर्रा कलंगी नाम तब से पड़ा जब चंदेरी के राजा ने संत तुगनगिर और शाह अली को तुर्रा और कलंगी भेंट किया था। प्रश्न कैसे पुटअप होके आ सकता है इसमें से? तो प्रश्न ऐसे पुटअप होके आ सकता है, संत तुगनगिर और शाह अली का संबंध किस ख्याल से है? संत तुगनगिर और शाह अली का ख्याल है तुर्रा कलंगी से है। संत तुगनगिर है वो किसका रोल करते हैं? भगवान शिव का करते हैं। शाह अली है वो माँ पार्वती का रोल इसमें अदा करते हैं। संत तुगनगिर के पास में जो ध्वजा होता है वो भगवा होता है, शाह अली के पास में होता है वो
कलंगी यानी कि ये कलंगी का प्रतीक है और इसके ध्वजा है वो हरे कलर का रहता है। आमने सामने बैठ करके संवाद के माध्यम से प्रतियोगिता करते हैं और ये जो संवाद करते हैं उनको गम्मत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? संवाद, जो बोली जो आपस में प्रतियोगिता करते हैं उसको गम्मत के नाम से उसे जाना जाता है। कुछ और भी बातें हैं कि जैसे स्त्रियों, जो स्त्री पात्र होते हैं उनकी भूमिका कौन निभाती है? स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। जयपुरी ख्याल में तो स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री निभा रहे थे, जबकि ये तुर्रा कलंगी में स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभा रहे हैं। एकमात्र लोकनाट्य जिसकी मंच की सजावट होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लोकनाट्य ऐसा है जिसमें मंच की सजावट होती है, वो तुर्रा कलंगी। सिर्फ एकमात्र लोकनाट्य ऐसा जिसमें दर्शक भी भाग ले सकते हैं। सामने कोई दर्शक बैठे हुए हैं, उन दर्शकों को भी बुला लेंगे और वो भी उसमें भाग ले सकते हैं, तो वो है तुर्रा कलंगी। बाकी किसी भी लोकनाट्य में मंच की सजावट नहीं होती है, सिर्फ होती है तो तुर्रा कलंगी में मंच की सजावट होती है। तो यहां से भी प्रश्न पुटअप होकर आ सकता है, राजस्थान का ऐसा लोकनाट्य कौन सा है जिसमें मंच की सजावट होती है? तुर्रा कलंगी में मंच की सजावट होती है। तुर्रा कलंगी जो शैली होती है उसको माच कहते हैं। किस शैली के नाम से जाना जाता है? माच के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके मुख्य कलाकार, तुर्रा कलंगी के जो मुख्य कलाकार हुए थे, जयदयाल, ताराचंद, चेतराम और हमीद बेग का संबंध किस कला से है? तो जयदयाल, ताराचंद, चेतराम और हमीद बेग का संबंध है वो तुर्रा कलंगी से है। भाई ये तुर्रा कलंगी के प्रसिद्ध कलाकार हुए, तुर्रा कलंगी के प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं जयदयाल, ताराचंद, चेतराम और हमीद बेग। जबकि इनके जो फाउंडर थे, इन्होंने जब शुरू करी थी वो तो ये थे संत तोगनगीर और शाह अली। इनको भी याद रखना, भगवान शिव माँ पार्वती के ऊपर आधारित है। अब आ जाता है शेखावटी ख्याल और कुचामणी ख्याल। देखो नाम से ही है, कुचामणी यानी कि कुचामन डिडवाना, शेखावटी यानी सिक्कर झुंझुनू, लेकिन विशेष तौर पे चिड़ावा है वो इसका क्षेत्र है। यानी कि शेखावटी ख्याल का जो उद्गम होता है ना वो चिड़ावा से होता है, इसीलिए इसको चिड़ावा ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। चिड़ावा झुंझुनू में एक जगह पड़ती है, वहां से इस ख्याल का उद्गम होता है। और इसके जो फाउंडर थे ना, इसको जो शुरू करने वाले थे वो तो थे नानूराम। नानूराम ने चिड़ावा ख्याल को शुरू किया, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई ना वो किसने दिलाई? तो चिड़ावा ख्याल को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी दूलिया राणा ने दिलाई। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, नानूराम व दूलिया राणा का संबंध किससे है? नानूराम व दूलिया राणा का संबंध चिड़ावा ख्याल से है। और अब जो नानूराम और दूलिया राणा के वंशज है वो चिड़ावा ख्याल को आगे है बढ़ा रहे हैं। और इसके जो प्रमुख नाटक है ना, हीर रांझा व हरिश्चंद्र इनके प्रमुख नाटक है। चिड़ावा व शेखावटी ख्याल में किस वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? देखो इसमें जो वाद्य यंत्र है ना, एक तो हारमोनियम का प्रयोग होता है। जब ये ख्याल करते हैं उस टाइम पे चिड़ावा ख्याल में हारमोनियम, सहनाई व ढोलक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। हारमोनियम, सहनाई व ढोलक वाद्य यंत्रों का प्रयोग चिड़ावा ख्याल में किया जाता है। कुचामणी ख्याल, कुचामणी ख्याल से क्या है कि ये देखो नागौर क्षेत्र नहीं, आजकल कुचामन और डिडवाना है वो अलग जिला हो गया है। तो डिडवाना कुचामन में है, प्रमुख रूप से है, जैसा कि अपन को नाम से ही इससे पता चल रहा है। लोकगीतों की इसमें प्रधानता रहती है। जो कुचामणी ख्याल है ना वो ओपेरा शैली, देखो ओपेरा शैली का मतलब ये होता है कि ओपेरा का मतलब एक सिंगल व्यक्ति होता है और वो संगीत के माध्यम से इसे बताता है। तो ओपेरा शैली में इसे बताया जाता है। ओपेरा शैली में केवल गाकर कहे जाते हैं, इसके जो शब्द होते हैं ना उनको गाकर के कहे जाते हैं। कुचामणी ख्याल की ये विशेषता है। ओपेरा शैली का संबंध राजस्थान के किस ख्याल से है? ऐसा प्रश्न पुटअप होके आ सकता है कुचामणी ख्याल से कि ओपेरा शैली का संबंध राजस्थान की किस ख्याल से है? तो ओपेरा शैली का जो संबंध है वो कुचामणी ख्याल से है। अब कुचामणी ख्याल का जो प्रदर्शन किया जाता है वो खुले मंच पे किया जाता है। तुर्रा कलंगी की तरह कोई मंच की सजावट नहीं होती। देखो राजस्थान के ख्यालों में सिर्फ एकमात्र ख्याल तुर्रा कलंगी है जिसमें मंच की सजावट होती है, बाकी किसी भी ख्याल में मंच की सजावट नहीं होती है। इसमें ओपेरा शैली में केवल गा करके बताए जाते हैं और
इसमें क्या है, प्रमुख रूप से संवाद है वो गाए जाते हैं। साथ में ही इसके जो प्रवर्तक थे ना वो लच्छीराम, वो प्रवर्तक लच्छीराम थे, लेकिन प्रसिद्ध कलाकार उगमराज थे। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक है वो लच्छीराम है, लेकिन इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो उगमराज है। इसकी जो प्रमुख है ना, क्या है, प्रमुख नाटक कौन कौन से इसमें होते हैं। कुचामणी ख्याल के जो प्रमुख नाटक है वो है राव रीडमल, चांद नीलगिरी, मीरा मंगल, और ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। राव रीडमल, चांद नीलगिरी और मीरा मंडल। राव रीडमल, चांद नीलगिरी और मीरा मंगल का संबंध किस ख्याल से है, तो कुचामणी ख्याल से। कुचामणी ख्याल से 2-3 बातें अपने को याद रखनी है। प्रमुख रूप से इसके फाउंडर कौन थे कुचामणी ख्याल के, बताओ भाई। कुचामणी ख्याल के फाउंडर कौन रहे हैं, लच्छीराम जी। कुचामणी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए हैं, उगमराज जी। तो एक तो फाउंडर से प्रश्न पूछे तो लच्छीराम जी तो इसके फाउंडर थे, और उगमराज जी है वो इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। क्षेत्र तो कुचामन है, अपने को वैसे ही याद हो जाएगा। ओपेरा शैली का संबंध राजस्थान के किस ख्याल से है, ओपेरा शैली का संबंध राजस्थान के कुचामणी ख्याल से है। राव रीडमल, चांद नीलगिरी और मीरा मंगल, ये इसकी प्रमुख कहानियां हैं। तो प्रश्न ऐसा आएगा आपके एग्जाम में, अगर आएगा कुचामणी ख्याल से, तो राव रीडमल, चांद नीलगिरी व मीरा मंगल का संबंध किस ख्याल से है। तीनों नाम देंगे या तीनों में से 2 नाम दे देंगे। चांद नीलगिरी व मीरा मंगल का संबंध किस ख्याल से है, तो या तो प्रश्न यहां से पुटअप होके आ सकता है, या ओपेरा शैली से आ सकता है, या इसके प्रवर्तक और प्रमुख कलाकार है उससे आ सकता है। वही कुचामणी ख्याल की भी वही बात है, स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं इसमें, कुचामणी ख्याल में भी। हेला ख्याल और कन्हैया ख्याल। हेला का मतलब क्या होता है, देखो हेला ख्याल है वो, इसके जो प्रवर्तक थे वो शायर हेला थे। हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन है, यानी कि इसके फाउंडर कौन है, इसको शुरू करने वाले कौन है, शायर हेला है। अब अपन ने अब तक जितने भी ख्याल पढ़े ना, उनमें अपन को एक चीज कॉमन लगी कि भाई हर जिस ख्याल को अपन पढ़ते जा रहे थे उस क्षेत्र के ऊपर ही वो डिपेंड था। जयपुरी ख्याल अपन ने पढ़ा, जयपुर क्षेत्र आ गया। कुचामणी ख्याल अपन ने पढ़ा, कुचामन क्षेत्र आ गया। शेखावटी ख्याल अपन ने पढ़ा, चिड़ावा झुंझुनू सिक्कर झुंझुनू वाला क्षेत्र आ गया। लेकिन हेला ख्याल है ना, वो आपके दौसा के लालसोट में किया जाता है। हेला के फाउंडर थे शायर हेला, जबकि इसको वास्तविकता में ये कहते हैं, हेला का मतलब होता है एक लंबी टेर देना, किसी के नाम को एक लंबी टेर के साथ में है वो बताना, उसको हेला कहते हैं। अपन गाँव में अपन देखते हैं, अपन ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो गाँवों में अपन देखते हैं कि अपन किसी को लंबी आवाज़ देते हैं और वो कहते हैं यार मैं कब से तेरे को हेला दे रहा हूँ, कब से तेरे को आवाज़ दे रहा हूँ। हेला का हिंदी में अर्थ होता आवाज़ देना। मैं कब से तेरे को आवाज़ दे रहा हूँ, तू सुन ही नहीं रहा। मैं कब से तेरे को हेला दे रहा हूँ, तू सुन ही नहीं रहा। तो वो है हेला, उसका मतलब है हेला। प्रवर्तक फाउंडर है शायर हेला थे, और ये लालसोट दौसा, प्रमुख रूप से लालसोट दौसा में है, वो इसका वर्चस्व है, वहाँ पे खेला जाता है। हेला ख्याल से ज़्यादातर जो प्रश्न देखने को मिले हैं इसमें कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हेला ख्याल में नौबतिया बम देख लो भाई, नौबतिया बम भी देख लो। ऐसा होता है जो बड़ा ढोल होता है ना उसको नौबत कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान में ढोलक के को ही बम कहा जाता है ना, ढोलक को ही बम कहा जाता है पूर्वी राजस्थान में। तो हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में बम आए तो बम भी करके आना है, नौबत आए तो नौबत करके आना, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, या तो बम आएगा या नौबत आएगी। बाकी हेला ख्याल से ज़्यादातर यही है कि ये दंगल के रूप में किया जाता है, लंबी आवाज़ देना, इसका यानी कि इसका मतलब होता है हेला देना। लालसोट दौसा इसका क्षेत्र है, नौबत व बम वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है, और इसके फाउंडर है वो शायर हेला को माना जाता है। वैसे हेला एक जाति भी होती है राजस्थान में, तो हेला जाति के लोग भी इसको करते हैं। तो कुछ लोगों का मानना तो ये भी है, कुछ बुक्स वालों का मानना तो ये भी है कि हेला ख्याल को सिर्फ हेला शायर हेला ने शुरू किया, इस वजह से इसका नाम हेला पड़ गया, लेकिन उस वजह से नहीं है, लंबी आवाज़ देते हैं उस वजह से इसका पड़ा। कन्हैया देखो, कन्हैया वैसे राजस्थान के पूर्वी राजस्थान जो यूपी से टच वाला एरिया है वो एरिया भगवान श्री कृष्ण का एरिया है। तो ये कन्हैया ख्याल है वो पूर्वी राजस्थान में ही किया जाएगा ना भाई, भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र है, यूपी के वृंदावन बरसाना, तो वो अपने भरतपुर डीग वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किया जाएगा कन्हैया। तो कन्हैया ख्याल है ना, ये अपने भरतपुर धौलपुर और करौली डीग वाला क्षेत्र है उसमें किया जाता है।
इसको शुरुआत में मीणा और गुर्जर समुदाय के लोगों ने इसको शुरू किया था। ये भी एक दंगल के रूप में ही किया जाता है, कन्हैया ख्याल भी एक दंगल के रूप में किया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि ये दिन में आयोजन किया जाता है। काफ़ी ख्याल ऐसे हैं वो नाइट में भी आयोजन किए जाते हैं, लेकिन कन्हैया ख्याल का आयोजन दिन में होता है। और इसमें जो सूत्रधार होते हैं ना, उसको मेड़िया कहा जाता है। राजस्थान के किस ख्याल के सूत्रधार को मेड़िया कहा जाता है? मेड़िया कहा जाता है। तो कन्हैया ख्याल के सूत्रधार को मेड़िया कहा जाता है। याद कैसे करना है? कन्हैया लास्ट में या है और मेड़िया तो लास्ट में या है, यानी कि कन्हैया ख्याल के सूत्रधार मेड़िया। कन्हैया ख्याल के सूत्रधार कौन है? मेड़िया है कन्हैया ख्याल के सूत्रधार। दिन में आयोजन होते हैं। और इसमें जो वाद्य यंत्र होता है ना, वो भी नौबत, ढोलक या मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कन्हैया ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नौबत, ढोलक या मंजीरा वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। रम्मत, भाई रम्मत से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब रम्मत में एक प्रश्न विशेष तौर पे है कि इसकी जो शुरुआत होती है ना, वो तो जैसलमेर से होती है, लेकिन होली के अवसर पर जो रम्मत की जाती है वो बीकानेर में की जाती है। अभी हाल ही में एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि होली के अवसर पर रम्मत का आयोजन कहाँ पे किया जाता है। अब होली के अवसर पर रम्मत का आयोजन है वो बीकानेर में किया जाता। ऑप्शन में जैसलमेर भी था, बीकानेर भी था। तो होली के अवसर पर तो बीकानेर में किया जाता, जबकि रम्मत की जो शुरुआत हुई थी वो जैसलमेर से हुई थी। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है भाई रम्मत के बारे में। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये भी। अब इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बताने आया हूँ कि ये पाटा संस्कृति है ना, ये भी देखो अपन जो डायग्राम इसमें ऐड करे हैं ना, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगी। रम्मत में एक भी कोई चीज़ है वो आपकी मिस नहीं होगी। सबसे पहले तो इसकी जो शुरुआत होती है वो जैसलमेर से होती है, साथ में ही ये जो प्रसिद्ध है वो बीकानेर की है। इसके प्रमुख कलाकार कौन हुए? रम्मत के प्रमुख कलाकार हुए फागू महाराज व सुआ महाराज। का संबंध किससे है? रम्मत से है। फागू महाराज व सुआ महाराज का संबंध है वो रम्मत से है। एक प्रसिद्ध कलाकार और हुए रम्मत के, जो स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे क्या करते थे, ये अपनी रम्मत, अपनी जो कलाकारी थी ना, उसके माध्यम से ये जन जागृति करते थे और प्रदर्शन करते थे। वैसे मूल रूप से जो रम्मत का मतलब होता है ना, वो खेल ही होता है। इसका जो वास्तविक अर्थ होता है ना, रम्मत का अर्थ खेल ही होता है। और ये जो तेज कवि थे ना, जो अपनी कलाकारी के माध्यम से यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे इन्होंने एक लिखी थी स्वतंत्र बावनी, यानी कि इसमें 52 श्लोक लिखे थे इन्होंने, 52 दोहे लिखे थे इन्होंने। तो इसी वजह से ये स्वतंत्रता के ऊपर में 52 दोहे लिखे थे, तो इसी वजह से इसका नाम स्वतंत्र बावनी पड़ गया। तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी पड़ गया। तेज कवि चूंकि रम्मत के कलाकार थे, तो इन्होंने क्या किया, एक श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा भी इन्होंने शुरू किया था। तेज कवि ने श्री कृष्ण के नाम से, श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा भी शुरू किया था। और इन्होंने ये जो स्वतंत्र बावनी है ना, वो 1943 में महात्मा गांधी को भेंट करी थी। उस टाइम पे महात्मा गांधी जेल में थे। तब अंग्रेजों को मालूम चला कि भाई तेज कवि बड़ा तेज होता जा रहा, काफ़ी आगे निकल रहा है, ये तो लोगों में जन जागृति फैला रहा, स्वतंत्र बावनी ये निकाल रहा है, यानी कि स्वतंत्रता के ऊपर 52 दोहे निकाल रहा है, ये साथ में ही श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत के अखाड़े लगा रहा, वहाँ पे लोगों में जागृति का काम कर रहा। तो फिर अंग्रेजों ने तेज कवि के अगेंस्ट है वो अरेस्ट वारंट जारी किया, यानी कि गिरफ्तारी वारंट जारी किया। और फिर उस टाइम पे खुद ही है वो कमिश्नर के घर के सामने चले जाते हैं और कहते हैं, कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमको जेल जाना है। अंग्रेजों का इन्होंने काफ़ी पुरजोर तरीके से इन्होंने विरोध किया था। क्षेत्र है बीकानेर में तो होली के अवसर पर किया जाता है, और जैसलमेर में है ना, ये देखो बीकानेर में किया जाता है होली के अवसर पर, ये है वो बीकानेर में किया जाता है, जबकि जैसलमेर के क्षेत्र में है इसकी शुरुआत होती है। पुष्करणा ब्राह्मण है, ये कौन है? पुष्करणा ब्राह्मण है जो अपने बीकानेर क्षेत्र के हैं। पुष्करणा ब्राह्मण कहाँ के हैं? बीकानेर क्षेत्र के हैं। बीकानेर क्षेत्र में पाटों, यानी कि पाटा संस्कृति भी सिर्फ कहा जाता है। पाटा क्या होता है? ये जो लकड़ी का बड़ा मंच होता है ना, इसको पाटा कहा जाता है। अपने घर में अपन देखते हैं बाजोट या पाटा होता है, अपन शादी के टाइम पे देखते हैं। शादी के टाइम पे
एक चौकी सी होती है, उसको पाटा कहा जाता है, उस पर दूल्हे को बिठाया जाता है। तो बीकानेर शहर में ऐसे बड़े बड़े पाटे लगे हुए हैं, बड़े बड़े चौराहों पे लगे हुए हैं, तो उनमें खुला इसका मंचन है वो किया जाता है, बड़े बड़े पाटे लगे हुए हैं। और ये विशेष तौर पर है ना वो पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। बीकानेर की रम्मत है वो पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। पाटा संस्कृति यानी कि लकड़ी के जो बड़े बड़े तख्ते होते हैं ना उन पे इनका मंचन किया जाता है। होली के अवसर पर केवल बीकानेर में किया जाता है। शुरू करने वाले देखो, हाँ, राजस्थान में जब रम्मत की शुरुआत होती है ना तो वैसे तो जितने भी ख्याल हो गए ना, जितने ख्यालों में शुरुआत के टाइम पे भगवान श्री गणेश जी के भजन गाए जाते हैं, लेकिन रम्मत की ख्याल में चूंकि लोकल फॉर वोकल यानी कि बीकानेर जैसलमेर वाला क्षेत्र है और वहाँ पे रामदेव जी का वर्चस्व है ना, लोक देवता रामदेव जी का वर्चस्व है, तो चूंकि लोकल फॉर वोकल वाली रणनीति अपना रहे, तो इसी वजह से अच्छी बात है कि रम्मत की शुरुआत होती है वो लोक देवता रामदेव जी के भजनों के साथ होती है। प्रश्न ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि राजस्थान में किस ख्याल की शुरुआत है, वो लोक देवता रामदेव जी के भजनों से होती है। तो रम्मत की जो शुरुआत होती है वो लोक देवता रामदेव जी के भजनों से होती है। बाकी सभी ख्यालों की शुरुआत होती है वो गणेश जी के भजनों से होती है। प्रमुख इसके कलाकार अभी अपन ने देखे, फागू महाराज। अब देखो महाराज लगाना छोड़ देंगे, आजकल जो नई एग्जाम का जो बदलता हुआ ट्रेंड है उसको देखते हुए डायरेक्टली ये प्रश्न आ सकता है, फागू सुवा व तुलसीराम का संबंध किनसे है ना। अभी अपन ने देखेंगे एक प्रश्न ऐसा आया था भट्ट परिवार से संबंधित जिसमें उसके नाम के आगे भट्ट नहीं लगाया था उन्होंने, तो ऐसा भी इनके नाम के आगे महाराज नहीं लगाए। तो फागू सुवा व तुलसीराम का संबंध है, वो ये रम्मत के प्रमुख कलाकार थे। मनीराम तेजकवि भी इनके प्रमुख कलाकार हुए। तेजकवि ने स्वतंत्र बावनी लिखी। इसकी जो प्रमुख रम्मतें हैं ना वो यहां से प्रश्न आ जाता है कि अमर सिंह राठौर व हेड़ाओ मेरी की रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये रम्मत की प्रमुख कहानियां हैं, हेड़ाओ मेरी की रम्मत और अमर सिंह राठौर की रम्मत, ये प्रमुख रम्मत की कहानियां हैं। और बीकानेर को रम्मतों का गढ़ कहा जाता है। रम्मतों का गढ़ राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है? रम्मतों का गढ़ राजस्थान के बीकानेर शहर को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बीकानेर को रम्मतों का गढ़ भी कहा जाता है। रम्मत का आयोजन फाल्गुन शुक्ल 8 से 14 तक इसका आयोजन किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल 8 से 14, फाल्गुन शुक्ल 8 से ये शुरू होती है और फाल्गुन शुक्ल है वो 14 तक ये चलती है, यानी कि 14 तक रम्मत का आयोजन होता है। गौरी, गौरी शब्द से ही ये है, गौरी का मतलब है माँ पार्वती। देखो गौरी शब्द होता है, गौरी 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 शब्द से ही गौरी शब्द बना है और गौरी का इसमें स्पष्ट अर्थ होता है माँ पार्वती, है ना। गौरी को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में प्रश्न आया, राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। गौरी को लोक नाट्य का मेरु नाट्य कहा जाता है। मेरु नाट्य का मतलब क्या होता है? मेरु का मतलब ये होता है सबसे पुराना लोक नाट्य। गौरी है वो सबसे पुराना लोक नाट्य, इसी वजह से गौरी को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। केवल भील पुरुषों के द्वारा आयोजन होता है। जो गौरी नाट्य है उसमें केवल भील पुरुष आयोजन करते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती है। राजस्थान में 1.25 महीने तक चलने वाला प्रमुख नाटक कौन सा है? तो राजस्थान में 1.25 महीने तक चलता है वो प्रमुख नाटक गौरी नाटक है। भगवान शिव और भस्मासुर, भस्मासुर इसका नाम भस्मासुर क्यों पड़ा? तो ये क्योंकि ये स्वयं भस्म हो गए थे। अब ये इसकी जो ये जो कहानी है ना गौरी, वो भगवान शिव वो भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। भस्मासुर एक बार भगवान शिव की तपस्या करते हैं तो भगवान शिव बोले हैं, भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनको वरदान देते हैं कि भाई मांग, तेरे को क्या चाहिए, क्या वर चाहिए। तो वो भस्मासुर ये मांगता है कि भगवान मैं जिसके भी सर पे जाके हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा तथास्तु। अब ऐसा बोलने के बाद में वहाँ पे जब वरदान दे रहे थे भगवान शिव उसको, तो वहाँ पे आसपास में कोई था नहीं, तो वो क्रोध से करना चाह रहा था कि भगवान मैं कैसे मान लूँ कि भस्म होगा ही होगा, मेरे को तो भाई प्रूफ भी चाहिए, तो मैं किसके ऊपर ट्राई करूँ ये चीज़। तो वो भगवान शिव के ऊपर ही ट्राई करने लग गया। वहाँ पर भगवान शिव ही थे, तो भगवान शिव हो गए आगे आगे और वो हो गया पीछे पीछे।
जैसे ही वो भगवान शिव वहाँ से निकल रहे थे तो भगवान विष्णु इन सारी चीज़ों को देख रहे थे कि शंकर भगवान फंस चुके हैं। वरदान तो दे दिया इन्होंने, लेकिन अब ये भगवान शिव के ऊपर ही ट्राई करना चाह रहा, मतलब भगवान शिव को ही भस्म करना चाह रहा है। फिर रास्ते में जैसे ही विष्णु भगवान है वो मोहिनी का रूप धारण करते हैं, मोहिनी का रूप धारण करते हैं, एक सुंदर कन्या का रूप धारण करते हैं, डांस करते हैं। जैसे ही वो राक्षस है भगवान शिव के पीछे पीछे भग रहा था तो भगवान शिव तो वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे राक्षस की नज़र एक सुंदर कन्या पर पड़ती है तो वो राक्षस सोचता भस्मासुर की, यार ये तो वरदान वाली ट्राई तो अपन फिर बाद में कर लेंगे, पहले कन्या मिल रही है तो एक बार डांस कर लेते हैं। तो भगवान विष्णु डांस करते हैं, मोहिनी रूप धारण, एक काफ़ी सुंदर कन्या का रूप धारण करते हैं, डांस करते हैं। और फिर उसके बाद में हर एक स्टेप है वो जैसे मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जो स्टेप करते हैं वही स्टेप है भस्मासुर करता है। तो हर जैसे भगवान विष्णु बैठते हैं तो वो बैठता है, भगवान विष्णु खड़े होते हैं तो वो खड़ा होता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते करते भगवान विष्णु स्वयं के सर पे हाथ रखते हैं तो भस्मासुर भी स्वयं के सर पे हाथ रख के भस्म हो जाता है। तो इस वजह से इसका नाम भस्मासुर, यानी कि ऐसा असुर जो स्वयं के वरदान से भस्म हो गया वो भस्मासुर है। और इस पूरी कहानी को भील पुरुषों के द्वारा 40 दिन तक स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं, अलग अलग इसमें पात्र होते हैं। केवल पुरुषों के द्वारा महिलाओं की एंट्री बैन है, 40 दिन तक चलेंगे। और ये होता ना रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है, गौरी है रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है, 1.25 महीने तक इसका मंचन होता है। भील समुदाय केवल भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य, इसीलिए इसे राजस्थान का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। इसमें पात्र होते हैं ना, देखो भगवान शिव का जो पात्र होता है उसको बूढ़िया कहा जाता है, भगवान शिव के पात्र को बूढ़िया कहा जाता है। माँ पार्वती का जो पात्र होता है उसको राई कहा जाता है, माँ पार्वती के पात्र को क्या कहा जाता है, राई कहा जाता है। झामट्या जो कवि होता है, जो कविता बोलता रहता है उसको झामट्या कहा जाता है। एक आता है इसमें खटखटिया, जो खटखटिया होता है वो जोकर का रोल प्ले करता है, 2 मिनट के लिए आएगा और आपको हंसा के चले जाएगा। तो ऐसे ही इनके 40 दिन तक है ना वो कंप्लीट रूप से चलती है। फिर 40 दिन के बाद में गौरी का समापन होता है, उसको क्या कहा जाता है, गौरी का समापन को गलवान या वलवान कहा जाता है। गौरी के समापन को किस नाम से जाना जाता है, जब 40 दिन के बाद में गौरी का समापन होगा उसे गलावन या वलावन के नाम से जाना जाता है। गौरी से जुड़ी हुई कुछ बातें और है। मेवाड़ क्षेत्र केवल भील पुरुष रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिनों तक चलता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य, इसीलिए लोकनाट्यों का मेरू नाट्य इसे कहा जाता है। इसमें नृत्य को गौरी की घाई, हाँ इसमें एक नृत्य और करते हैं, गौरी में एक क्या है नृत्य और किया जाता है जिसे गौरी की घाई कहा जाता है। गौरी में नृत्य करते हैं ना, भील पुरुष ही करेंगे नृत्य भी करने में, तो उस नृत्यों को गौरी की घाई कहा जाता है। मुख्य कहानियां इसमें है, वो देखो इसके भी ये क्या मुख्य छोटी छोटी इसमें कहानियां भी और ऐड करते हैं। मुख्य तौर पे तो भगवान शिव और पार्वती, भगवान शिव और भस्मासुर के ऊपर आधारित है, लेकिन इसमें जैसे कान गुजरी हो गई, अकबर बीरबल हो गया, बंजारी बंजारन हो गई, इनकी छोटी छोटी कहानियां हैं वो इसमें ऐड करते हैं। गौरी के बारे में अपन ने देख लिया, भगवान शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, केवल भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, 1.25 महीने तक चलता है, रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है, 40 दिन तक चलता है। और इसमें भगवान शिव का जो पात्र होता है वो तो इसमें कहलाता है बूढ़िया, माता पार्वती का पात्र होता है वो राई कहलाता है। हाँ, भगवान विष्णु अगर मोहिनी रूप में आते हैं ना तो उसे भी राई कहा जाता है, चूँकि जो स्टोरी ये चलती है, स्टोरी के बीच में विष्णु भगवान की भी एंट्री होती है, वो मोहिनी रूप में होती है और मोहिनी रूप में उनको राई कहा जाता है। झामट्या कवि होता है, खटखटिया जोकर का रूप धारण करके आता है। और इसका जब समापन होता है ना 40 दिन के बाद में इसका समापन हो जाता है, उसे गलावण या वलावण के नाम से जाना जाता है। गलावण व वलावण का संबंध किससे है, तो गौरी के समापन से इसका संबंध है। सारी चीज़ें अपन ने देख ली। केवल भील पुरुष रक्षाबंधन के अगले दिन सबसे प्राचीन लोकनाट्य, इसमें जो नृत्य किया जाता है उसको गौरी की घाई कहते हैं और ये इसकी कहानियां हैं। तमाशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खुले अखाड़े पर किया जाता है। मूल रूप से ये महाराष्ट्र का है।
तमाशा अपने राजस्थान का नहीं था, मूल रूप से तमाशा है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मूल रूप से महाराष्ट्र से संबंधित है। लेकिन राजस्थान में चूंकि सवाई प्रताप सिंह थे ना, वो आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट इनको लगता था, आर्ट और कल्चर। सवाई प्रताप सिंह को आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, ट्रू लव करते थे ये। तो इसीलिए एक बार महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में इन्होंने क्या है तमाशा देखा, और तमाशा को फिर महाराष्ट्र से ये कहाँ पे ले आए? सीधे अपने जयपुर में ले आए। तमाशा है खुला मंच पे किया जाता है, खुले मैदान में ये किया जाता है। और इसके जो प्रमुख यानी कि इसके जो फाउंडर हुए ना, वो तो हुए बंसीधर भट्ट। प्रताप सिंह ने महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र से लेके आए थे बंसीधर भट्ट को। भट्ट परिवार ही जयपुर में आज भी तमाशा कला को जीवित रखे हुए हैं। इसमें विशेषता ये है कि ये खुले मैदान में किया जाता है, साथ में ही इसमें शास्त्रीय संगीत और लोक कथाओं का मिश्रण रहता है। शास्त्रीय संगीत भी इसमें यूज लिया जाते हैं, लोक कथा भी इसमें यूज ली जाती है। हीर रांझा, देखो इसके जो प्रमुख है ना कथाएं, किस कथाओं पर ये होता है? तमाशा होता है हीर रांझा व जोगी जोगन की कथाओं पर प्रमुख रूप से होता है। और कहानियाँ ये आ जाती है लैला मजनू, जोगी जोगन, गोपीचंद भरतरी और कान गुजरी। ये प्रमुख कहानियां हैं। जोगी जोगन, लैला मजनू, कान गुजरी, गोपीचंद भरतरी का संबंध किससे हैं? तो ये तमाशा की प्रमुख कहानियां हैं। इसके प्रमुख कलाकार गोपी जी, फूल जी, वासुदेव, इनका संबंध किससे हैं? देखो वैसे तो है तो ये सारे भट्ट परिवार वाले ही, लेकिन हाल ही में एक एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया जिसमें इनके नाम के आगे से भट्ट लगा दिया, क्योंकि अपन भट्ट देखते हैं अपने डायरेक्टली माइंड में क्लिक होता है कि भाई जो कलाकार हुए हैं गोपी जी, फूल जी और वासुदेव जो कलाकार हुए हैं ये तमाशा के कलाकार हैं प्रमुख। लेकिन एग्जामिनर अपने से चूंकि 2 कदम आगे चलता है वो, तो अब की बार डायरेक्ट प्रश्न ऐसा पूछा गया गोपी जी, फूल जी व वासुदेव का संबंध किससे है? तो गोपी जी, फूल जी व वासुदेव का संबंध है तमाशा के प्रमुख ये कलाकार हुए हैं। भवाई और नौटंकी, देखो भवाई, वैसे भवाई अपन नृत्य भी पढ़ते हैं, भवाई नृत्य भी अपन पढ़ते हैं। भवाई नृत्य काफ़ी कलात्मक नृत्य होता है। स्त्री यानी कि घड़े रखती है अपने सिर के ऊपर और नीचे तलवार और उसके ऊपर कांच के टुकड़ों के ऊपर है वो डांस करती है। भवाई नाट्य भी है। तो भवाई नाट्य है ये भवाई जाति के द्वारा किया जाता है, विशेष तौर पर गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये किया जाता है। और ये जो पॉपुलर हुआ ना वो जसमा ओडण के एक कहानी चलती है जसमा ओडण की, और वो जसमा ओडण की कहानी शुरू करी थी किसने शुरू करी थी? जसमा ओडण की कहानी प्रमुख रूप से आपके शांता गांधी ने। किसने? शांता गांधी ने। अब इसमें ये चलता है जो भवाई नाट्य होता ना, नाटक में ये सारी चीजें शो की जाती है। और जसमा ओडण की मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं आपको। ये ओडण तो है एक जाति। ओडण जाति क्या काम करती है? तालाब खोदने का यानी कि मिट्टी खोदने का काम करती है ओडण जाति के लोग। तो ओडण जाति के लोग क्या कर रहे थे, एक बार गुजरात गए थे तालाब खोदने, तो उससे पूरा इनका जो परिवार था, पूरा इनका जो जत्था था, उस जत्थे में जसमा नाम की भी एक महिला थी और वो भी वहाँ पे तालाब खोद रही थी। जैसे ही वहाँ पे गुजरात के राजा ने इनको देखा, काफ़ी सुंदर थी, सुंदरता पे राजा मोहित हो गए और इनको प्रस्ताव दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जसमा है वो मानती नहीं है। ओडण जाति के लोग हैं वो भी इसका विरोध करते हैं कि भाई हम जसमा को नहीं देंगे आपको। फिर राजा ने जसमा के हस्बैंड को मरवा दिया और इसे अपनी पत्नी बनाना चाहा, लेकिन जसमा है वो सती हो गई, अपने पति के साथ में सती हो गई, लेकिन राजा के महलों में जाना इसने स्वीकार नहीं किया। उसी की कहानी पर आधारित है जसमा ओडण, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी प्रदर्शनी हो चुकी है। जसमा ओडण को शांता गांधी ने प्रेजेंट किया था, ये पूरी है। फिर उस टाइम पे इन्होंने श्राप भी दिया था उस राजा को कि ये तालाब है वो सूखा रहेगा, और वो तालाब आज भी सूखा है। जिस तालाब को इन्होंने खोदा था वो तालाब आज भी सूखा है। तो भवाई और नौटंकी, नौ का मतलब है 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है इसमें नौटंकी में। देखो इतने वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है नौटंकी में, 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में नौटंकी की जाती है। चलो भवाई और नौटंकी के ऊपर अपन जो 2-4 बातें और है वो भी अपन इसको कंपैरिजन में देख लेते हैं।
भवाई मूल रूप से गुजरात में है, भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक लोक नाट्य है। सर ये व्यावसायिक क्या होता है? व्यावसायिक वो होता है कि जिसको करने से कुछ पैसे मिलते हों, व्यावसायिक दृष्टि से हो। सीधी भाषा तो ये है कि व्यावसायिक लोकनाट्य वो ऐसे लोकनाट्य होता है जिसको करने से कुछ आमदनी यानी कि कुछ इनकम हो, उसे व्यावसायिक कहते हैं। प्रमुख कलाकार हैं इनके भागजी। जो भवाई है ना उसमें भागजी इसके प्रमुख कलाकार है। और भवाई लोकनाट्य के जो कलाकार आते हैं ना वो अपना परिचय नहीं देते हैं। समधी जी और समधन जी यानी कि ब्याई जी और ब्याण जी अपन भाषा में कह सकते हैं, वो इसके पात्र होते हैं। राजस्थान का ऐसा कौन सा लोकनाट्य है जिसमें समधी जी और समधन जी का पात्र होता है? समधी जी और समधन जी का जो पात्र होता है वो भवाई लोकनाट्य में होता है। ये चीज़ भी याद कर लेना, इसे नोट डाउन कर लेना कि भवाई लोकनाट्य में समधी जी और समधन जी का प्रमुख रोल रहता है। प्रमुख एक कहानी हुई जसमा ओडन की कहानी हुई जिसको शांता गांधी ने प्रेजेंट किया और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉपुलर हुई। वो जसमा तो एक लुगाई थी और ओडन उसकी जात थी, यानी कि ओडन जाति में एक लेडीज थी जसमा, और वो राजा की प्रेम कहानी और जसमा की प्रेम कहानी पर आधारित है कि भाई राजा उसे पाना चाह रहा था लेकिन जसमा वहाँ पे जाना नहीं चाह रही थी, फिर वो सती हो गई थी अपने पति के साथ में। नौटंकी 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है भरतपुर धौलपुर के क्षेत्र में यानी कि पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। और इसके जो फाउंडर थे वो भूरी लाल जी थे। नौटंकी के फाउंडर कौन थे? नौटंकी के फाउंडर भूरी लाल जी को माना जाता है। गिरिराज प्रसाद, कृष्णा कुमारी व गुलाल बाई का संबंध किससे है? डायरेक्टली ऐसा प्रश्न छप सकता है एग्जाम में। गिरिराज प्रसाद, कृष्णा कुमारी व गुलाल बाई का संबंध किससे है? तो गिरिराज प्रसाद, कृष्णा कुमारी व गुलाल बाई का जो संबंध है वो नौटंकी से है। नौटंकी इसका नाम इस वजह से पड़ा कि इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो प्रमुख कहानियां है ना, देखो नौटंकी से अगर प्रश्न पुटअप होकर आएंगे तो या तो यहां से प्रश्न पुटअप होकर आएगा या यहां से प्रश्न पुटअप होकर आएगा, और कुछ चीज नहीं पूछेगा। भूरी लाल जी सबको ध्यान है, इसके फाउंडर है वो भूरी लाल जी थे। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो एक तो ये चीज याद कर लो, गिरिराज प्रसाद, कृष्णा कुमारी व गुलाल बाई का संबंध किससे है? नौटंकी से है। एक है सत्यवान सावित्री, नकाबपोश, रूप बसंत व आल्हा उदल, ये प्रमुख किसकी कहानियां हैं? तो ये कहानियां नौटंकी की है। नौटंकी इन कहानियों पर आधारित होती है। सत्यवान सावित्री, नकाबपोश, रूप बसंत व आल्हा उदल, इन कहानियों पर आधारित होती है आपकी नौटंकी। अब ये आ जाता स्वांग। स्वांग का मतलब ही ये होता है कि किसी का रूप धारण करना, यानी कि किसी का प्रमुख रूप से जो स्वांग होता है ना वो किसी चरित्र को अपने ऊपर उतारना, या किसी जैसे कि अपन मानते हैं कि कोई बंदर का स्वांग कर लेता, कोई बंदर का मुखौटा पहन लेता और वैसा का वैसा बंदर लगने लगता है, तो वही क्या होता है? वही स्वांग होता है। किसी पौराणिक पात्र का रूप धारण करना ही स्वांग कहलाता है। ऐतिहासिक हो या कैसा भी जो पौराणिक पात्र है उसका जो रूप धारण कर लेता है ना उसको ही स्वांग कहते हैं। अब यहाँ पे पुरुष है ना, ये क्या करता है? ये पुरुष है अपने शरीर के ऊपर है वो रुई लगा लेता है, पूंछ लगा लेता है और शेर का मुखौटा लगा लेता है और ऐसा लग रहा है कि जैसे शेर है, इसे ही स्वांग कहा जाता है। लेकिन ये तो देखो प्रमुख रूप से है नाहरों का स्वांग है, ये तो आपके मांडल भीलवाड़ा का है ही। साथ में ही बहरूपिया लोग हैं वो स्वांग कला में माहिर होते हैं। कौन से लोग स्वांग कला में माहिर होते हैं? बहरूपिया लोग हैं स्वांग कला में माहिर होते हैं। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार होते हैं स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भंड, जिसको मंकी मैन के नाम से भी जानते हैं अपन। स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए? स्वांग के जो प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं वो जानकीलाल भांड हुए हैं। इनको अपन मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है, मंकी मैन के नाम से इनको जाना जाता है। और नाहरों का स्वांग है मांडल भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है ये। और ये इसका थोड़ी सी हिस्ट्री भी ये है कि एक बार मांडल भीलवाड़ा में जो मुगल बादशाह शाहजहां यहाँ पे रुका था तो उस टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी। भाई लोग हैं वो इसके जो कलाकार हुए हैं वो अपने शरीर के ऊपर रुई लपेट के आए और उनका मनोरंजन करवाया, है ना। मुगल बादशाह का इसने मनोरंजन करवाया। 4 बेत 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो है चार, दूसरा है बेत। 4 का मतलब तो होता है 4, बेत का मतलब होता है लाइन, यानी कि 4 लाइन्स। 4 बेत का मतलब होता है 4 लाइन।
मुख्य रूप से पठानी लय में ये गाया जाता है। तो सीधी बात ये है कि राजस्थान में किस रियासत में मुस्लिम रियासत थी, तो राजस्थान की एकमात्र जो टोंक रियासत थी ना वो मुस्लिम रियासत थी। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। अब टोंक मुस्लिम रियासत थी तो वहाँ पे ऐसे ही चूंकि जो मुस्लिम कल्चर में सारी चीज़ें हैं वही चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट की जाएगी। तो ये है ना, ये अफगानिस्तान से आई हुई है। चारबेत की जो कला है ये अफगानिस्तान से आई हुई है और ये अफगानिस्तान की पश्तो शैली, कौन सी शैली है, पश्तो शैली में इसको प्रेजेंट किया जाता है अफगानिस्तान में। तो लेकिन यहाँ की जो लोकल शैली है ना, उस लोकल शैली में इसको यानी कि जो टोंक के नवाब थे ना फैजुल्ला खां के समय में इसको यहाँ पे लाया गया। क्षेत्र है टोंक, पठानी लय फैजुल्ला खां के समय में आई और अफगानिस्तान की पश्तो शैली से संबंधित है। चारबेत का मतलब है 4 लाइनें और इसमें प्रमुख रूप से डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक तो देखो ये जो वाद्य यंत्र है ना, इस डफ वाद्य यंत्र का तो इसमें प्रयोग किया जाएगा और ये घुटनों के बल बैठ करके की जाती है। जो चारबेत है ना, ये 4 लाइनों का जो वाचन किया जाता है ना, वो कैसे किया जाता है, वो घुटनों के बल बैठ करके इसका वाचन किया जाता है। तो चारबेत में से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, चारबेत का संबंध है किस शैली से है, पश्तो शैली से चारबेत का संबंध है। पश्तो शैली कहाँ की प्रसिद्ध है, अफगानिस्तान की प्रसिद्ध है। टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय इसको है यहाँ पे लाया गया। चारबेत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, चारबेत में डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा ख्याल है जिसको घुटनों के बल बैठ करके डफ वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, चारबेत है जिसको घुटनों के बल बैठ करके डफ वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। थोड़ी सी नज़र अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको अपन टेबल के माध्यम से देख लेते हैं कि भाई कौन सा क्षेत्र में कौन सी चीज़ें हैं वो प्रसिद्ध है। हाँ, एक लास्ट स्लाइड और बची है आपका। लगभग राजस्थान के लोक नाट्य के सारे पॉइंट्स अपन ने इसमें कवर किए हैं। तो थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं अपन। गौरी है वो मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसका मंचन केवल दिन में किया जाता है, रात में मंचन नहीं किया जाता है। 40 दिन तक यानी कि 1.25 महीने तक चलती है गौरी और दिन में इसका मंचन किया जाता है। रम्मत शुरुआत जैसलमेर से होती है, होली के अवसर पर बीकानेर में किया जाता है। और पाटा संस्कृति, पाटा जैसा अभी मैं आपको चित्र दिखाया, एक बड़ा लकड़ी का है वो, यानी कि चौकोर साइज का एक बड़ा लकड़ी का बना होता है, पाटा उसे कहते हैं। और इसमें तेज कवि प्रसिद्ध हुए थे, तेज कवि जो स्वतंत्र बावनी भी इन्होंने लिखी है। जयपुरी ख्याल महिला पात्र की भूमिका महिलाएं निभाती है। तुर्रा कलंगी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर वाला क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ उदयपुर वाला क्षेत्र है, भगवान शिव माँ पार्वती की कहानी पर आधारित है। हिंदू मुस्लिम एकता का मंचन इसमें किया जाता है। भाई मुस्लिम संत है तो इसलिए मुस्लिम ध्वजा भी वहाँ पे रखा जाता है, यानी कि जो हरे कलर का ध्वजा होता वो और जो भगवा कलर का ध्वजा होता वो जो अभी मैंने आपको चित्रों में दिखाई। भवाई है वो मेवाड़ या गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र है, इसमें जसमा ओडन की कहानी है वो प्रसिद्ध है। चारबेत टोंक डफ वाद्य यंत्र है वो पश्तो शैली इसकी प्रसिद्ध है। स्वांग भीलवाड़ा व बहरूपिया यानी कि नाहरों का स्वांग इसका प्रसिद्ध है। भाई अपन ने राजस्थान के लोक नाट्यों से प्रमुख जो लोक नाट्य हैं उनको अपन ने कंप्लीट किया, इसमें से कोई भी टॉपिक इसमें से मिस नहीं किया अपन ने। आने वाले टाइम में मैं जब ये जो अपनी सीरीज है इसको कंटिन्यू करूंगा तो अब ऐसा करूंगा जैसे अपन थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, थ्योरी के साथ में अपन PYQ प्रश्न भी देखेंगे, जैसे 2024, 2025 और 2026 में अब तक के आए हुए प्रश्न। तो आपको बदलते हुए प्रश्न के ट्रेंडों का भी इसमें पता चल जाएगा। भाई हाल ही में जो प्रश्नों का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। पहले अपन थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, थ्योरी के बाद में अपन PYQ कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपका एकदम सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। वो सारी चीज़ें आपकी है वो अपन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवाने वाले हैं आपके लिए। और आपको अगर राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो आप जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। अगर आपको राजस्थान की किसी भी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर्स पेपर चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जयपुर क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर कोई नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।